फोटो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस के अलावा प्लांट्स में हमने अभी लास्ट में देखा ना, फोटो रेस्पिरेशन C3 प्लांट्स में होता है, C4 में नहीं होता। अब ये प्रोसेस है क्या, ये समझते हैं। ठीक है, रेस्पिरेशन वर्ड तो आपने सुना ही हुआ है, ब्रीदिंग जो हम कर रहे हैं ना, ऑर्गेनिजम्स में होती है। ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हुआ, यही जो प्रोसेस है कहलाता है रेस्पिरेशन। और प्लांट्स में ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, अब समझ लेते हैं इसको ध्यान से। ओके, और ये आपको याद रखना है, C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, C3 में होता है, तो ये डिफरेंस आपको याद रखना है। ठीक है, अच्छा, केल्विन साइकिल याद है, कार्बन डाइऑक्साइड की फिक्सेशन हुई थी और हमें क्या मिला था, 3 कार्बन कंपाउंड मिला था ना, पॉलीग्लिसरेट, और RuBP के साथ जुड़ा था कार्बन डाइऑक्साइड, और एंजाइम का नाम था रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को के प्रेजेंस में RuBP कार्बन डाइऑक्साइड से कंबाइन करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-फॉस्फोग्लिसरेट या ग्लिसरिक एसिड हमें देते हैं। ठीक है, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो रुबिस्को है, इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड। याद रखना है, दुनिया में सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो एंजाइम प्रेजेंट है वो है रुबिस्को। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछें कि ऐसा क्यों है, क्या आप रीज़न बता सकते हैं? क्योंकि रुबिस्को कहाँ प्रेजेंट है, प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और सबसे ज़्यादा प्लांट्स ही प्रेजेंट है ना, सब जगह है ना प्लांट्स, C3 प्लांट हो या C4 हो, रुबिस्को तो सब में प्रेजेंट है। ठीक है, चलिए अब इसके नाम पे ध्यान देंगे। रुबिस्को में हमने बोला था ये कार्बोक्सिलेशन भी करता है और ऑक्सीडेशन भी करता है, इसलिए इसके नाम में C और O दोनों कैपिटल लेटर से करे हैं। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी अटैच हो सकता है रिएक्शन कराने के लिए, और ऑक्सीजन के साथ भी अटैच हो सकता है। ओके, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ने की इसकी जो पावर है, एफिनिटी बोलते हैं उसको, अटैचमेंट की, वो ज़्यादा होती है। बट अगर कहीं पर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम है और ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ये ऑक्सीजन से भी बाइंड कर जाएगा, या दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, और सपोज 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारे पास रुबिस्को एंजाइम हैं, तो उनमें से 7 या 8 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच करेंगे और 2 ऑक्सीजन के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, चलिए, रुबिस्को हैज़ ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। अब अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, इक्वल होता तो कार्बन डाइऑक्साइड से कम अटैच होता, ऑक्सीजन से ज़्यादा अटैच हो जाता, या कार्बन डाइऑक्साइड से बिल्कुल अटैच ना हो, ऑक्सीजन से अटैच हो जाए, तो कार्बन डाइऑक्साइड से जो ग्लूकोज बनना है वो तो बनेगा नहीं, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता है ना। इसलिए अच्छा है कि इसकी एफिनिटी कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ज़्यादा है, तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ओके, बट रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन की वजह से ये किससे बाइंड करेगा वो डिपेंड करता है, लेकिन ऑक्सीजन से भी बाइंड करता है। इन सम प्लांट्स ऑक्सीजन बाइंड कर जाती है रुबिस्को के साथ, तो वहाँ पर कुछ रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन से जुड़ने की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहे। ठीक है, और जो ऑक्सीजन से जुड़ गए वो क्या कर रहा है, रुबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड की जगह उसने ऑक्सीजन ले ली, और वो RuBP के साथ अटैच होकर PGA ना बनाकर वो क्या बना रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ, उसको PGA बनाना था, वो अब बना रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट, और एक बना रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट। ठीक है, और ये प्रोसेस ऑक्सीजन से ये 2 कंपाउंड बनने का जो प्रोसेस है, इसको हम बोलते हैं फोटो रेस्पिरेशन का पाथवे। ठीक है, इस फोटो रेस्पिरेशन वाले पाथवे में आगे जाकर केल्विन साइकिल में तो क्या बन रहा था, शुगर मॉलिक्यूल बन रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो गई थी, है ना। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, इसके अंदर
सिंथेसिस ऑफ शुगर नहीं होगा। नीदर मतलब नहीं, नॉर मतलब भी नहीं, ना तो शुगर बनेगा ना ही एटीपी बनेगा, बल्कि क्या होगा, रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। एटीपी इस्तेमाल करके कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। RuBp प्लस O2 मिलकर बना रहे हैं CO2 और इस रिएक्शन को होने में एटीपी खर्च हो रहा है। ठीक है, तो जैसे हमारे यहाँ हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ऐसे यहाँ पे ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। ठीक है, इसीलिए ये प्रोसेस क्या कहला रहा है, फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, एटीपी बन नहीं रहा, एटीपी यूज़ हो रहा है, NADPH भी नहीं बन रहा। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स याद रखने आपने फोटो रेस्पिरेशन में। तो ये था C3 प्लांट्स के अंदर बात। C4 के अंदर हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन होता ही नहीं है। ठीक है, C4 प्लांट के अंदर ये था C3 के अंदर। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, फोटो रेस्पिरेशन हो गया आपका पूरा। अब हमने पूछ रहे हैं C4 में क्यों नहीं होता, रीज़न बताओ। ठीक है, क्यों नहीं होता, अगर आपसे पूछें C4 प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर, वाई, रीज़न बताओ। तो आपने बताना है बिकॉज दे हैव ए मैकेनिज्म डेट इंक्रीजेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो रहा है यहाँ पर, उनके अंदर हमने देखा रूबिस्को एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है, बंडल शीट में। तो बंडल शीट के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जब कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पे ज़्यादा है यानी कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर हमेशा बंडल शीट में क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रहेगी, तो वहाँ पर क्या होगा, रूबिस्को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ही अटैच करेगा और वो कार्बन सारे यानी कि 10 मॉलिक्यूल अगर एंजाइम हैं तो 10 के 10 कार्बन डाइऑक्साइड से अटैच करेंगे और उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो एक तो वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन से वो अटैच नहीं हो रहा, रेस्पिरेशन नहीं होगा। और यही रीज़न है कि C4 की प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है कंपैरेटिवली। ठीक है, समझ में आ गया। C4 प्लांट्स लैक फोटो रेस्पिरेशन और इसी का रीज़न है कि वो प्रोडक्टिविटी और यील्ड हमको ज़्यादा देते हैं। ठीक है, इन एडिशन दिस प्लांट्स शो टॉलरेंस टू हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर में सर्वाइव भी कर लेते हैं। बंडल शीट है ना अंदर, इनको वो हेल्प कर रही है रिएक्शन होने में, खाना बन रहा है उनका, एनर्जी एटीपी बन रही है, इसलिए वो यूज़ कर पाते हैं, तो टेम्परेचर में भी ज़्यादा में भी रह पाते हैं। ठीक है, अब ये आपका एक टेबल दिया हुआ है बेटा C3 और C4 प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आ जाए। इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी, कुछ डिफरेंसेस होंगे। आंसर चूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, उसमें से आप चूज़ करके इसको फिल करना है। तो आप देखो, करने की कोशिश करिए, देखते हैं आप कितना कर पाते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक रिएक्शन है तो उसमें कुछ फैक्टर्स भी होंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन की स्पीड कम ज़्यादा कब होगी, किसी चीज़ की प्रेजेंस या एब्सेंस से, है ना। तो जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, उनको हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर या प्लांट फैक्टर यानी प्लांट की अपनी बॉडी से रिलेटेड बात है, और उसमें क्या क्या आएगा, नंबर, साइज़, एज एंड ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स, कितनी लीव्स हैं, लीव्स का साइज़ कैसा है, लीव्स की एज कितनी है, फिर लीव्स के अंदर मीज़ोफिल सेल्स कितने हैं, क्लोरोप्लास्ट कितना है, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, क्लोरोफिल का अमाउंट कितना है। ठीक है, ये सब इंटरनल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं।
अब ये इंटरनल फैक्टर्स जो हैं, लीफ का साइज़, शेप, और उसके अंदर वो कितना ऑक्सीजन कैरी कर सकता है या कितना कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर सकता है, उसमें कितना क्लोरोफिल है, कितना पिगमेंट है, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं जीन्स पे, डीएनए पर, है ना। अलग अलग प्लांट में अलग अलग होगा और इसको हम चेंज नहीं कर सकते। सिर्फ न्यूट्रिएंट्स में थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा कि फेवरेबल कंडीशंस हैं, प्लांट को न्यूट्रिशन अच्छा मिल रहा है, खाद मिल रही है, मिनरल्स मिल रहे हैं, तो वो थोड़ा अच्छा ग्रो करेगा। उसकी कमी होगी तो थोड़ा कम ग्रो करेगा, सिर्फ उतना ही अफेक्ट करता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स पे। प्लांट से बाहर जो भी एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन से होंगे, जो एनवायरनमेंट के होंगे। अब फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, तो सनलाइट है या नहीं, कितनी है, फिर टेम्परेचर गर्म है या ठंडा, कार्बन डाइऑक्साइड, फोटोसिंथेसिस करनी है तो कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ना, सबस्ट्रेट तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों को मिला के ही तो बनता है रिज़ल्ट हमारा। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स जो डिपेंड करेगी, या इनके ऊपर डिपेंड करता है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, कम होगा या ज़्यादा होगा, कितना होगा। ठीक है, अब किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर चारों में से कोई भी एक चीज़ कम है या ज़्यादा है तो उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होंगी जिसका ज़्यादा कमी से ज़्यादा असर पड़ने वाला है ना। मान लो कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत कम है ही नहीं, रोज सनलाइट है, टेम्परेचर है, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। अगर पानी नहीं है, धूप है, गर्मी है, सब है, लेकिन प्लांट को पानी ही नहीं मिला हुआ, तो वो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, है ना। तो कुछ फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, अगर उनका एक ऑप्टिमम लेवल होना ज़रूरी है, उससे कम होगा तो वो पूरा कंट्रोल कर देंगे और प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। वो फैक्टर क्या कर रहा है, लिमिटेशंस क्रिएट कर रहा है। ये किसने दिया था हमें, ब्लैकमैन। ठीक है, ब्लैकमैन ने 1905 में दिया था लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स। अब ये लॉ क्या कहता है, ये कहता है इफ़ अ केमिकल प्रोसेस इज़ अफेक्टेड by more than one factor, then its rate will be determined by the factor which is nearest to its minimal value। ठीक है, मिनिमम लेवल पर है, उससे कम होते ही गड़बड़ हो जाने वाली। इट इज़ द फैक्टर विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द प्रोसेस इफ़ इट्स क्वांटिटी इज़ चेंज्ड। ओके, तो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर काम करता है फोटोसिंथेसिस में। चलिए अब हम इसके फैक्टर्स देख लेते हैं। लाइट, सनलाइट आपको पता है ना, विबग्योर जो विजिबल लाइट है वो हमें चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोफिल कितनी वाली लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा था, 680 टू 700 वाली, है ना। उससे मिनिमम वाली भी करेगी, दूसरे प्लांट हेल्प करते हैं। तो जैसे जैसे लाइट इंक्रीज़ होगी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इंक्रीज़ होगा, लेकिन एक ई पॉइंट पे आने के बाद क्या है, स्टेबल हो गया। अब आप कितनी भी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा लीजिए, स्पीड नहीं बढ़ने वाली। ठीक है, लाइट क्वांटिटी, लाइट इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपोजर टू द लाइट, ये 3 तरीके की बातें लाइट पे हमें गौर करना पड़ेगा। कितने टाइम के लिए लाइट मिल रही है, लाइट कैसी मिल रही है, लाइट की इंटेंसिटी कैसी है। नॉर्मली देखें तो क्या है, लीनियर रिलेशनशिप है। लो लाइट इंटेंसिटी पे, अगर हायर लाइट इंटेंसिटी है, द रेट डज नॉट शो फर्दर इंक्रीज, डज नॉट शो। ठीक है, एक लिमिटेशन है, उतनी इंटेंसिटी बढ़ने के बाद उससे ऊपर बढ़ाते रहो, कुछ नहीं होगा। ठीक है, लाइट सेचुरेशन, सेचुरेशन मतलब उससे एक्स्ट्रा होने पर उसका कोई असर नहीं होने वाला। लाइट सेचुरेशन अकर्स एट 10% ऑफ द फुल सनलाइट। सनलाइट का 10%, फुल सनलाइट का 10% आते ही वो उतनी मैक्सिमम एनर्जी चाहिए। ठीक है, सनलाइट चाहिए, उससे हल्की में चलेगा। इसीलिए थोड़ी हल्की छाया है या शाम का टाइम है या अर्ली मॉर्निंग है, उसमें भी प्लांट फोटोसिंथेसिस
कर सकते हैं। ठीक है। और जिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अंदर भी रह सकते हैं, इंडोर में भी रहते हैं, तो उनके लिए तो लाइट बहुत ही कम वाली है ना, तो वहाँ पे लाइट तो ज़्यादा लिमिटिंग फैक्टर उनका है ही नहीं। ठीक है। इंक्रीज इन इंसिडेंट लाइट बियॉन्ड अ पॉइंट causes the breakdown of chlorophyll and decrease in photosynthesis। ज़्यादा इंटेंस लाइट है तो भी क्या होगा, क्लोरोफिल का जो मॉलिक्यूल है वही ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो क्लोरोफिल ही नहीं है तो फोटोसिंथेसिस तो होगा ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन। कार्बन डाइऑक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? एटमॉस्फेयर में हम कहते हैं 0.03% है। इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.5% कैन कॉज इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट। एटमॉस्फेयर में एवरेज 0.03 टू 0.04% है। 0.05% तक अगर ये बढ़ रहा है तो इतना बढ़ने पर रेट इंक्रीज होगा फोटोसिंथेसिस का, बट इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो इट विल बिकम डैमेजिंग। ठीक है, नुकसान करेगा। C3 and C4 plants respond differently to carbon dioxide concentrations। C3 और C4 में थोड़ा डिफरेंस है। Low light intensity, neither group respond to the high concentration of carbon dioxide condition। Low light condition में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। हाई लाइट इंटेंसिटी है, दोनों के अंदर स्पीड इंक्रीज होगी। ठीक है। C4 plants show saturation at about 360 microliter, while C3 carbon dioxide concentration beyond 450। ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी हो गई या जो भी है, C3 को 450 तक की कॉन्सेंट्रेशन में काम करेगा, वो बढ़ेगा स्पेस। ठीक है। C3 plants respond to higher carbon dioxide concentration by showing increased rate of photosynthesis leading to higher productivity। ठीक है। और इसी का यूज़ करते हैं हम ग्रीन हाउस क्रॉप्स के लिए। ग्रीन हाउस खुद से बनाते हैं, प्लांट्स को उसमें रखते हैं ताकि अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़े। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो अंदर टेम्परेचर भी बढ़ेगा और प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिलने से उनकी प्रोडक्टिविटी भी बनेगी। तो ग्रीन हाउस क्रॉप के एग्जांपल टोमेटो एंड बेल पेपर। ठीक है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। द डार्क रिएक्शंस बीइंग एंजाइमेटिक आर टेम्परेचर कंट्रोल्ड। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। तो उनके ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ेगा। एक एवरेज टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर पे तो वो अच्छा काम करते हैं, बहुत बिलो पे नहीं काम करेंगे। ज़्यादा हाई होगा तो वो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगा। दो द लाइट रिएक्शन आर ऑल्सो टेम्परेचर सेंसिटिव, they are affected to the lesser extent। C4 plants respond to higher temperature, show higher rate of photosynthesis। C3 plants have low temperature optimum। C3 plant कम का ऑप्टिमम टेम्परेचर कम है एज़ कम्पेयर टू C4 प्लांट्स का। ठीक है। तो डिफरेंट प्लांट्स के लिए डिफरेंट हैबिटेट पे डिफरेंट होता है। अब है आपका वाटर। वाटर ज़रूरत है ना, रिएक्टेंट है एक हमारा ये भी। द इफेक्ट ऑफ वाटर एज ए फैक्टर इज मोर थ्रू इट्स इफेक्ट ऑन द प्लांट रेदर देन डायरेक्टली ऑन फोटोसिंथेसिस। पानी की कमी होती है तो लीफ श्रिंक कर जाती हैं, मुड़ जाती हैं, है ना। अब लीफ खुद ही ओपन नहीं है तो फोटोसिंथेसिस कर ही नहीं रही, स्टोमेटा क्लोज हो गए। ठीक है। तो प्लांट का कम होते ही पहला इफेक्ट जो पड़ता है प्लांट पे पड़ जाता है, फोटोसिंथेसिस पे तो बाद में आएगा। ठीक है। वाटर स्ट्रेस कॉजेज द स्टोमेटा टू क्लोज। स्टोमेटा क्लोज हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आने वाला, सो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल रिड्यूस हो गया। ऑल्सो वाटर स्ट्रेस मेक्स द लीव्स विल्ट। ठीक है। लीव्स कर्ल होने लग जाती हैं, मुड़ने लग जाती हैं ना। अब लीफ मुड़ गई तो उसका सरफेस एरिया कम हो गया और उसके अंदर
जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो भी लेस हो जाएगी। तो इन सब की वजह से फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। ओके, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगा। ओके, तो ये सब थे फैक्टर्स जो अफेक्ट कर रहे थे। अब आपका ये चैप्टर 13 हो गया ख़त्म। एक बार अच्छे से समझ लीजिए, समरी पढ़िए और इसको लर्न कीजिए। ठीक है।